सोच के देखिए, क्या हो अगर कोई हॉरर कहानी लिखने वाला खुद ही अपनी लिखी हुई कहानी का किरदार बन जाए। आज हम एक ऐसे ही बंगले के राज में उतरेंगे जहां दोस्ती है, धोखा है और एक आत्मा है जो बेचैन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। तो सबसे पहले मिलते हैं सिमरन से। पेशे से एक राइटर है और लिखती क्या है? हॉरर नॉवेल्स। कागज पर डर को अल्फाज देती है। पर मजे की बात देखिए, अपनी अगली कहानी के इंस्पिरेशन के लिए वो अपनी दो दोस्तों आलिया और दिशा के साथ पहुंच जाती है लोनावाला के एक एकदम अलग थलग सुनसान से बंगले में। और बस यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। सोचिए जरा, क्या होगा जब एक राइटर के लिए उसकी कल्पना और हकीकत के बीच की जो लाइन है वही मिट जाए। यही सवाल इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। ठीक है, तो कहानी का पहला हिस्सा, शुरुआत एक नॉर्मल सी वेकेशन की तरह लगती है, लेकिन ये जो बंगला है ना, ये बहुत जल्दी ही साफ कर देता है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। बंगले में आते ही ना अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। सिमरन को लगता है जैसे उसकी याददाश्त जारी है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में या बेसमेंट तक में कैसे पहुंच गई। वहां उसे एक औरत दिखती है, कुर्सी पर बैठी हुई, एक डरावना मंजर। पर उसकी दोस्त, वो उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती हैं। कहती हैं, यार लगता है नॉवल का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो गया है। पर ये सिर्फ सिमरन का वहम नहीं था। नहीं, बहुत जल्दी ये जो छोटी मोटी अजीब घटनाएं थीं, वो एक ऐसे डरावने सच में बदल जाती हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब जो डर था ना, वो सिर्फ बंगले की दीवारों तक ही नहीं रहा। एक अनजानी, एक अजीब सी ताकत अब सीधे सिमरन के अंदर ही अपना घर बना रही थी। और सिमरन के अंदर जो आत्मा थी, वो उससे बिल्कुल उल्टी थी। सोच के देखिए, जो सिमरन रोमांटिक नॉवेल लिखती थी, वेजिटेरियन थी, वो अचानक इतनी हिंसक, इतनी गुस्से वाली हो जाती है और मांस खाने लगती है। ये बदलाव इतना बड़ा था कि उसकी अपनी ही दोस्त उसे पहचान नहीं पा रही थी। और ये जो कब्जा था, ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। पहले तो बस ब्लैकआउट्स होते हैं, याददाश्त जाती है। फिर एक दिन वो एक अनजान आदमी को घर ले आती है जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। जल्दी वो अपने मंगेतर अमन को भी पहचानने से इनकार कर देती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उसकी हालत, आप जानते हैं, बद से बदतर होती जा रही थी। जब उसके दोस्त हार कर उसे उस बंगले से ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी असली राज खुलता है। सिमरन नहीं, बल्कि उसके अंदर की आत्मा चीखती है, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। एकदम साफ हो जाता है कि इस आत्मा का इस घर से, इस बंगले से कोई बहुत गहरा रिश्ता है। पर आखिर ये आत्मा है कौन और सिमरन को ही क्यों परेशान कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा अतीत में, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी में। ये आत्मा संजना की है और उसका दर्द उसके अपने शब्दों में ही सुनिए। जो सपने मैंने शादी से पहले सजाए थे, उन्हें अपनी आंखों के सामने टूटा हुआ देख रही थी। उसकी कहानी टूटे हुए दिल की है, अधूरी उम्मीदों की है और एक बहुत बड़े धोखे की है। संजना की जिंदगी, सच कहूं तो, एक ट्रेजेडी से कम नहीं थी। उसकी शादी हुई युवराज से, पर उस रिश्ते में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। युवराज उसे हमेशा अकेला छोड़ देता था और वो बस अकेलेपन में घुटती रहती थी। और फिर एक दिन उसे युवराज का वो गहरा राज पता चला जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। युवराज ने संजना के सामने वो सच कबूल किया जो शायद किसी भी धोखे से बड़ा था। उसने कहा, सच तो यह है कि आई एम इनटू गाइज। ये कबूलनामा, ये संजना के लिए आखिरी चोट थी। उस पल उसे समझ आ गया कि जिस प्यार का वो सपना देखती आई थी, वो उसे कभी नहीं मिल सकता। तो चलिए अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स युवराज को उस सच का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जो वो सालों से दुनिया से छिपाए बैठा था। और यहाँ खुलता है कहानी का सबसे काला राज। युवराज मानता है कि संजना ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था और उस नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार युवराज को ठहराया था। युवराज डर गया, समाज से, कानून से, और इसी डर में उसने नोट को छिपाने के लिए संजना की लाश को उसी बंगले के बेसमेंट में दफना दिया। और इसी वजह से संजना की आत्मा एक बदला लेने वाली, एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई। सोचिए, ना तो उसका अंतिम संस्कार हुआ,
ना ही उसे इंसाफ मिला। और यही अधूरापन था जिसने उसकी आत्मा को उस बंगले से हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया। अब जब सच सबके सामने है तो सिमरन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बहुत ही खतरनाक झाड़ फूक की रस्म। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लोग संजना की इतनी शक्तिशाली आत्मा का सामना कर पाएंगे? पुजारी को पता चलता है कि आत्मा संजना के पुराने कपड़ों के जरिए सिमरन के शरीर में घुसी है। तो सिमरन को आजाद कराने का एक ही तरीका है, बेसमेंट में दफन संजना की हड्डियों को ढूंढना और उनका अंतिम संस्कार करना। पर ये कहना आसान है। एक कब्जे में जकड़ी लड़की और एक गुस्से से भरी आत्मा के होते हुए ये काम लगभग नामुमकिन है। जैसे ही रस्म शुरू होती है, संजना की आत्मा अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करती है। वो सिमरन के जिस्म को छोड़ने से साफ साफ मना कर देती है और चीखती है, मैं सिमरन की बॉडी नहीं छोड़ूंगी। और अब फाइनल शोडाउन, अंतिम लड़ाई उसी बेसमेंट में होती है। एक तरफ दोस्त और पुजारी हैं और दूसरी तरफ संजना की आत्मा, ठीक उसी जगह जहां सालों से उसका जिस्म दफन था। और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाती है। संजना की हड्डियों का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाता है। सालों से भटक रही उसकी आत्मा को शांति मिलती है और सिमरन आजाद हो जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। युवराज फैसला करता है कि वो उसी बंगले में रहेगा और उसके आखिरी शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, मैं अब यहीं रहूंगा। अकेला? कहाँ, संजना है ना मेरे साथ। ऐसा लगता है संजना की आत्मा तो चली गई, पर युवराज वो अपने गुनाहों के साए में शायद हमेशा के लिए कैद हो गया है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली भूत क्या वो बाहर की दुनिया में होते हैं या फिर वो हमारे अंदर ही बसते हैं, हमारे अपराध बोध में, हमारे पछतावे में,